हेलो दोस्तों, इम्पैक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग शुरू किए हैं बिहार दरोगा के लिए सेट प्रैक्टिस। इससे पहले 7 सेट प्रैक्टिस अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए और उसको अच्छे से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट, जो होने वाला है सेट नंबर 8। ये 8वां सेट आपके लिए हम लोग लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलावीरा। और जो धौलावीरा है वर्तमान में गुजरात के, याद रखिएगा, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। और यही शहर था जो 3 भागों में विभाजित था। बात करें और जो 3 ऑप्शंस है, लोथल जो है गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में स्थित है, सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पे। कलिबंगा जो है वो राजस्थान में है, घगर नदी के किनारे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 2, निम्न में से सही सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी तीनों सही है। नासिक अभिलेख गौतमी बालश्री सही है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन जो शक शासक था, ठीक है, ये भी सही है। एहोल अभिलेख पुलकेशियन द्वितीय, ये भी सही है। बात करें पुलकेशियन द्वितीय, तो ये पुलकेशियन द्वितीय वही है जो हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पे युद्ध में पराजित किया था, जिसकी जानकारी हमें एहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोगलीपुत्र तिस्य। जो तृतीय बौद्ध संगीति था वो अशोक के शासनकाल में संपन्न हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्य के द्वारा किया गया था। और ये जो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था वो याद रखिएगा पाटलिपुत्र में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, सिकंदर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3। देखिए, सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था, बिल्कुल सही। इन्होंने भारत विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था, ये भी सही है। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी में बेबीलोन में हुआ था, ये भी सही है। बात करें सिकंदर के बारे में, तो सिकंदर के जो पिता थे फिलिप्स थे, और इनके गुरु अरस्तु, नाम सुने होंगे अरस्तु। सिकंदर के द्वारा भारत में 2 शहर बसाए गए थे, बाउकेपला और निकैया, याद रखिएगा, बाउकेपला और निकैया। और एक बात है सिकंदर के बारे में, सिकंदर जो था पंजाब के शासक पोरस थे, उनके साथ हाइडे स्पीच के युद्ध लड़ा था, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम। देखिए, पहला जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो 712 ईसा पूर्व हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। और यहाँ पर सिंध के शासक दाहिर को पराजित करने के बाद यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम को सफलता मिली थी। इस विजय के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध और मुल्तान दोनों को जीत लिया था, जिसकी जानकारी हमें एक ग्रंथ, नाम याद रखिएगा, चचनामा, और भी ग्रंथ है, इसी से जानकारी मिलती है कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर जो पहला आक्रमण किया था मुस्लिम, इसकी जानकारी इसी से प्राप्त होती है, चचनामा ग्रंथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमीर खुसरो ये तो थे, मिनाजुल सिराज ये भी थे, जियाउद्दीन बर्नी ये भी थे, अब्बास खां सरवानी। और अब्बास खां सरवानी जो थे ना, ये शेरशाह सूरी का इतिहास लिखे हैं, और उस पुस्तक का नाम है जो लिखा गया है तारिक ए शेरशाही, याद रखिएगा। अब्बास का सरवानी के द्वारा तारिक ए शेरशाही पुस्तक लिखी गई है, जो शेरशाह सूरी का इतिहास बताता है।
अगला प्रश्न है 7, निम्न में से किसने अकबर की धार्मिक नीति का आलोचना किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बदायूं। अगला प्रश्न है 8, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के द्वारा दिल्ली में पुराना किला का निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न है 9, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था और ये फ्रांस की क्रांति से अत्यधिक प्रभावित थे। इन्होंने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया था और तथा यहीं पर जैकोबिन क्लब की स्थापना की। साथ ही अपनी राजधानी में फ्रांस एवं मैसूर की मित्रता का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया था, याद रखिएगा। और हैदर अली जो थे वो टीपू सुल्तान के पिता थे। शिवाजी मराठा, रणजीत सिंह ये सिख नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1920। अगला प्रश्न है 11, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 अगस्त 1905। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905, डेट याद रखिएगा, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी गई। 7 अगस्त 1905, ये भी डेट याद रखिएगा, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ। इसके बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से प्रारंभ कर दी गई और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। ये तीनों डेट याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 12, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में रखकर सही कूट चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो हुआ था, देखिए, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। भगत सिंह को फांसी, ये हुआ था 23 मार्च 1931। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 26 से 31 मार्च के बीच में, 1931 में ही। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये 7 सितंबर 1931। इस क्रम में आप बैठाइएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 3 2 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13, भारतीय संविधान सभा में कुल कितने महिला सदस्य थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी, जिसमें से मात्र एक मुस्लिम महिला थी जिसका नाम बेगम एजाज रसूल था। बेगम एजाज रसूल था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 14, भारतीय संविधान में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा बेगार मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 23। और ये जो तीनों अनुच्छेद है ये मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं और मूल अधिकार का उल्लेख आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है। अगला प्रश्न देखते हैं 15, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ देखते हैं, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है।
सही है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये भी सही है। महाभियोग जिस सदन द्वारा लगाया गया हो उस सदन का 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर हो, ये भी सही है। राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, यही गलत है। बाकी जो 3 ऑप्शन है सही है। अगला प्रश्न है 16। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सदस्यों या सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 50। अगला प्रश्न है 17। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार और पश्चिम बंगाल, जहाँ पे 16 सीटें हैं यहाँ पे राज्यसभा के लिए। अगला प्रश्न है 18। निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा? तो इनमें से जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बलराम जाखड़। और बलराम जाखड़ ने 1980 से 89 तक लोकसभा की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है 19। इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नगर परिषद। ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति तीनों हैं। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर ही पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न है 20। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी महान्यायवादी। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रदत्त पद धारण करते हैं महान्यायवादी, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है 21। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। यहाँ पर देखते हैं तो संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन संबंधित प्रावधान किया गया है। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त, मतलब अभी तो 2 होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है 22। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 41वां संविधान संशोधन। 41वां संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु सीमा जो थी 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई थी। अगला प्रश्न है 23। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? राइट आंसर होगा तबला। सरोद। अमजद अली खां सबसे मशहूर इसके वादक है अमजद अली खां। अगर सितार की बात करें तो पंडित रविशंकर, और बांसुरी की बात करें तो हरिप्रसाद चौरसिया। ये 4 नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 24। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा पर आधारित देश का एक संगठन है जिसका शुभारंभ भारत और फ्रांस के द्वारा 2015 को पेरिस में किया गया था। इस गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन 2018 में नई दिल्ली में संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न है 25। विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पथ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोची।
कोची, केरला। अगला प्रश्न है 26, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गंगा डेल्टा। बाकी जो 3 ऑप्शन है महानदी बेसिन, पश्चिमी घाट, गोदावरी डेल्टा पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 27, निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक नहीं है, प्रदूषक है। निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीवेज। ऐसे प्रदूषक जिनका सूक्ष्म जीवधारियों द्वारा पूर्णतः विघटन किया जा सके जैव अपघटनीय प्रदूषक कहलाते हैं। यह पारिस्थितिकी तंत्र के लिए उपयोगी हो सकते हैं, जैसे सीवेज, कागज, लकड़ी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 28, निम्नलिखित में कौन द्वितीय प्रदूषक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्मॉग। नेक्स्ट प्रश्न है 29, निम्न में से कौन सा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, बाघ आरक्षित क्षेत्र पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों के मिलन स्थान पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। ये जो बाघ अभयारण्य है वो तमिलनाडु में स्थित है, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। अगला प्रश्न है 30, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी। तो बाघ अभयारण्यों में जंगली बाघों के संरक्षण के उद्देश्य से बाघ परियोजना 1973 से शुरू किया गया था और ये एक केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक परियोजना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है 31, सेक्रेनई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो सही जवाब होगा नागालैंड। अगला प्रश्न है 32, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है। राइट आंसर होगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है 33, मिस अर्थ इंडिया 22 की विजेता निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वंशिका परमार। अगला प्रश्न है 34, यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन बने हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा नील मोहन, याद रखिएगा नील मोहन। अगला प्रश्न देखते हैं 35, भारत तथा अमेरिका के मध्य होने वाले सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। नेक्स्ट प्रश्न है 36, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। इसका सही जवाब होगा पुर्तगाल। नेक्स्ट प्रश्न है 37, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो 2022 में जो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है वो हरियाणा। राइट आंसर हरियाणा। अगला प्रश्न है 38, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभांकर निम्न में से क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सावज। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन जो हुआ वो गुजरात में किया गया था, गुजरात। और इसका जो शुभंकर था सावज मतलब एशियाई, याद रखिएगा एशियाई शेर, ठीक है। और इस जो खेल का उद्घाटन हुआ था वो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 39, निम्नलिखित राज्यपाल के समूहों में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं याद रखिएगा शिव प्रताप शुक्ल, देखिएगा शिव प्रताप शुक्ल। बाकी जो है असम के गुलाब चंद्र कटारिया सही है, झारखंड सीपी राधाकृष्णन ये भी सही है, मेघालय फागू चौहान ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 40,
केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर तथा भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्माइल योजना। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने ट्रांसजेंडरों तथा भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सहायता के उद्देश्य से स्माइल योजना की शुरुआत की है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है वो किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न है 41। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अम्बेडकर ए लाइफ के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शशि थरूर। नेक्स्ट प्रश्न है 42। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनिल चौहान। अगर प्रथम CDS पूछ रहा है तो याद रखिएगा बिपिन रावत, जिनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है 43। वन वेब इंडिया 1 उपग्रह, वन वेब, ठीक है, वन वेब इंडिया 1 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, LVM-3, ठीक है, M2। अगला प्रश्न है 44। बजट 2023-24 में कितनी राशि जल जीवन मिशन योजना हेतु आवंटित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, 79,000 करोड़। नेक्स्ट प्रश्न है 45। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार दलहन उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा। नेक्स्ट प्रश्न है 46। भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों के सुरक्षित निकासी हेतु किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट प्रश्न है 47। पाला आर्द्रभूमि क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? पाला आर्द्रभूमि जो क्षेत्र है वो मिजोरम में स्थित है, जिसे 2022 में रामसर सूची में शामिल किया गया, ठीक है, राइट आंसर मिजोरम। नेक्स्ट प्रश्न है 48। बी ह्यूमन काइंड विषय के साथ निम्न में से कौन सा दिवस 2022 में मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा रेड क्रॉस दिवस, ठीक है। और प्रत्येक 8 मई, याद रखिएगा, प्रत्येक 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 49। किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? मालदीव, राइट आंसर मालदीव। अगला प्रश्न है 50। 22 एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन है? ठीक है, 22 एकल। तो राइट आंसर होगा राफेल नडाल, राफेल नडाल। याद रखिएगा, राफेल नडाल जो है वो स्पेन के खिलाड़ी हैं, स्पेन के। बात करें नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया के खिलाड़ी है, और रोजर फेडरर ये स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी है, ठीक है। अगला प्रश्न है 51। हाल ही में किस नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने हेतु नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गरबा, ठीक है। गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। इस नृत्य का जो संबंध है, गरबा जो है ना गुजरात में, ठीक है, गुजरात में किया जाता है। अगला प्रश्न है 52। श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, इस जो ये मूर्ति का अनावरण किया गया, इसे नाम क्या दिया गया है? ठीक है, तो ये याद रखिएगा, स्टैचू ऑफ पीस, ठीक है, स्टैचू ऑफ पीस।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 53। हाल ही में आसियान का 11वां सदस्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तोमर लिस्ते। तोमर लिस्ते। बात करें आसियान, ठीक है, तो आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक समूह है जिसकी स्थापना 1967 में किया गया था, ठीक है, 1967 में, जिसका 11वां सदस्य तोमर लिस्ते बना है। नेक्स्ट प्रश्न है 54। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा शहर को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2041। नेक्स्ट प्रश्न है 55। हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुभ्रकांत पांडा। ठीक है, शुभ्रकांत पांडा। बात करें अगर फिक्की का जो फुल फॉर्म क्या होता है, फिक्की, ठीक है, तो फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 56। प्रतिवर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 17 अक्टूबर। नेक्स्ट प्रश्न है 57। हाल ही में इलाबेन भट्ट का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो वो सामाजिक कार्यकर्ता थे। अगला प्रश्न है 58। किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आइसलैंड। आइसलैंड द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। यह द्वीप उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है 59। ठीक, बिहार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो बिहार जलप्रपात राजस्थान में स्थित है। ठीक है, बिहार नाम सुन के धोखा मत खाइएगा, बिहार अगर ऑप्शन में हो तो मार मत दीजिएगा। ठीक है, राजस्थान राइट आंसर होगा। और ये जो बिहार जलप्रपात है, याद रखिएगा, टोंस नदी पे है। ठीक है, अगला प्रश्न है 60। किस प्रकार की मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लाल मिट्टी। बात करेंगे भारत में सर्वाधिक कौन सी मृदा पाई जाती है? तो याद रखिएगा लाइन से, सबसे पहली जलोढ़ मृदा, दूसरा लाल मिट्टी, तीसरा काली मिट्टी और चौथा लेटराइट मिट्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 61। भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो राइट आंसर होगा 1960। भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता 1960 में संपन्न हुआ था। इस समझौते के अनुसार भारत सिंधु, झेलम तथा चिनाब के संपूर्ण जल का मात्र 20% ही उपयोग कर सकता है, बाकी पाकिस्तान करता है। अगला प्रश्न है 62। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर। अगला प्रश्न है 63। बिहार का कौन सा जिला मक्का उत्पादन में अग्रणी है? मक्का उत्पादन में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कटिहार। नेक्स्ट प्रश्न है 64। कोंकण रेलवे ट्रैक पर पहली बार रेल परिचालन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1998 में। अगला प्रश्न है 65। कोल डैम परियोजना किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। कोल डैम परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। ये परियोजना सतलज नदी पे बनाया गया। ठीक है, सतलज नदी पे स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 66। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी SI इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला। ठीक है, बाकी जो है सही है। फ्रीक्वेंसी हॉट, प्रेशर पास्कल। ठीक है, यही जो आपका है सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है 67। निम्नलिखित गतिविधियों में से किस में स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक पेंडुलम का झूलना। नेक्स्ट प्रश्न है 68। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर
या एक समान गतिशील स्थिति में बदलती है या बदलने का प्रयास करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बल। अगला प्रश्न है 69, निम्न में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति। यही आपको सही नहीं है। अगला प्रश्न है 70, पानी का क्वथनांक बिंदु है। तो पानी का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, जबकि हिमांक बिंदु पूछे तो 0 डिग्री सेल्सियस। और पानी का घनत्व तो सबसे अधिक जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, और जो उसका आयतन होता है सबसे कम होता है 4 डिग्री पर, ठीक है। 4 डिग्री अगर पूछ रहा है तो 4 डिग्री पर इसका घनत्व तो सबसे अधिक एवं आयतन सबसे कम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट प्रश्न है 71, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गामा किरण, ठीक है। अगला प्रश्न है 72, आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्धक कैसा होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धनात्मक। नेक्स्ट प्रश्न है 73, उद्योगों और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर दर्शाया जाता है। राइट आंसर होगा किलोवाट घंटा। अगला प्रश्न है 74, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सुमेलित है, ठीक है। देखिए, टेलीफोन का जो आविष्कार किया था ग्राहम बेल, बिल्कुल सही है। डायनेमो का माइकल फैराडे, ये भी सही है। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 75, एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशत कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 11.11%। अगला प्रश्न है 76, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधातुएं धनायन बनाती है। यही जो है हो जाएगा गलत। अगला प्रश्न देखते हैं 77, परमाणु बल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो राइट आंसर होगा हिदेकी इवाका, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 78, म्यूरिएटिक अम्ल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है 79, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल और क्षार के बीच समानता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। अगला प्रश्न है 80, लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स तत्वों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आंतरिक संक्रमण तत्व। नेक्स्ट प्रश्न है 81, किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, धात्विक गुण में कमी। अगला प्रश्न है 82, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेक्टिन और सेलुलोज, ठीक है, पेक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका का जो अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी, याद रखिएगा, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, और कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं। अगला प्रश्न होगा 83, फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी होता है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज। नेक्स्ट प्रश्न है 84, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक आनुवंशिक विकार है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक विकार है जो बच्चों को माता पिता से आनुवंशिक तौर पर मिलने वाला एक रक्त रोग है।
अगला प्रश्न है 85, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की द्विनाम पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैरोलस लिनियस। ठीक है। अगला प्रश्न है 86, निम्नलिखित में से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 87, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित करता है? इसका राइट आंसर होगा पेप्सिन। नेक्स्ट प्रश्न है 88, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्त ज्ञानेंद्रियों इनपुट में मदद करती है। रक्त ज्ञानेंद्रियों इनपुट में मदद करती है, यही जो है आपका गलत है। अगला प्रश्न है 89, मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अस्थिमज्जा। नेक्स्ट प्रश्न है 90, निम्नलिखित में से किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केचुआ। अगला प्रश्न है 91, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का प्रभाव होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाजार में अधिक तरलता। नेक्स्ट प्रश्न है 92, निम्नलिखित में से कौन सा फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच विपरीत संबंध। अगला प्रश्न है 93, अर्थशास्त्र वाणिज्य के संदर्भ में गिल्ड एज्ड बाजार क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरक्षित बाजार। अगला प्रश्न है 94, बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक निम्न में से किसे ऋण प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाणिज्यिक बैंकों को। अगला प्रश्न है 95, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस, ये भी। ठीक है, यानी तीनों। आगे 5 क्वेश्चन जो है वो मैथ के हैं और हम डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग मिला लीजिएगा। 96, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3380 रुपया। अगला प्रश्न है 97, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 60%। 99 का जो राइट आंसर होगा वो सी, 7 वर्ष। 100, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 17। यहाँ पे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इससे पहले 7 सेट प्रैक्टिस अपलोड कर दिया गया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में देखिए। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और इसे लाइक कीजिए। धन्यवाद।